अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के फोर्थ यूनिट जो कि है बायो एनर्जेटिक्स उसके अंदर एक अहम मेटाबॉलिक प्रोसेस को स्टडी करेंगे जो कि है फोटोसिंथेसिस। डियर स्टूडेंट्स, फोटोसिंथेसिस एक मेटाबॉलिक प्रोसेस है या एक केमिकल प्रोसेस है या हम इसे एक बायोलॉजिकल प्रोसेस कह सकते हैं कि जिसके अंदर लाइट की मौजूदगी में एक रिएक्शन परफॉर्म होता है जिसके नतीजे में एक ऑर्गेनिक कंपाउंड दैट इज ग्लूकोज जो है वो एज अ प्रोडक्ट फॉर्म होता है और उसके साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स और ऑक्सीजन जो है वो एयर में रिलीज हो जाते हैं। इसी तरह ये जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ये मोस्टली प्लांट्स में, एल्गीज में और मैनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया सच एज, इसके अलावा जो साइनोबैक्टीरिया है उसके अंदर भी फोटोसिंथेसिस का जो अमल है या जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होता है। इसके अलावा अब इसके जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसके बारे में वन बाय वन बात करते हैं। तो सबसे पहले है रोल ऑफ लाइट। अब यहाँ पर जैसे कि इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट ये रिएक्शन कैरी आउट होता है, तो इसके लिए एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के लिए जो है वो है लाइट। अब लाइट जो है वो क्या है? लाइट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और रेडिएशंस, यानी कि ये ऐसे एक वेव्स होते हैं या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक या रेडिएशंस होते हैं जो कि क्या करते हैं कि यानी ये एक फॉर्म ऑफ एनर्जी होते हैं जो कि एक प्रोसेस को कैरी आउट होने में हेल्प करते हैं या असिस्ट करते हैं। इसी तरह ये जो लाइट है ये कंसिस्ट होती है फोटोन से। अब फोटोन्स जो है वो एक पॉकेट्स होते हैं एनर्जी की, उनको हम जो है वो क्या कहते हैं, उसे हम फोटोन्स कहते हैं। इसी तरह ये जो फोटोन्स के जो पैकेट्स होते हैं ये ट्रेवल करते हैं वेव्स की शक्ल में। अब अगर वेव्स जो है वो अगर शॉर्टर हुई तो उसकी जो एनर्जी होगी वो ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू द लार्जर और बिगर वेव। यानी कि अगर हम देखें एक प्रोसेस के अंदर जो फोटो सिस्टम के अंदर, फिर हम बाद में जब उसको स्टडी करेंगे, तो जो स्मॉल वेव होगी उसकी एनर्जी ज्यादा होगी, ग्रेटर होगी एज कंपेयर टू द लार्जर वेव। इसी तरह ये जो विजिबल लाइट है ये रेंज करती है। अगर हम इसके स्पेक्ट्रम के ऊपर तवज्जो दें या अगर हम इसे ऑब्जर्व करें तो वो 380 टू 750 नैनोमीटर इसकी जो एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के अंदर जो इसकी ऑब्जर्वेशन होगी तो वो 380 टू 750 के दरमियान होगी। इसी तरह विजिबल लाइट वो लाइट होती है, जैसे कि विजिबल लफ्ज से यहाँ पर मालूम है कि यानी कि वो लाइट जिसे हम अपनी नॉर्मल आई से हम देख सकते हैं, उस लाइट को हम यहाँ पर विजिबल लाइट कहेंगे। ये जो विजिबल लाइट होती है इसके अंदर इतनी कैपेबिलिटी होती है कि यानी कि ये एक इलेक्ट्रॉन को जो कि एक एटम के अंदर मौजूद होता है उसको स्प्लिट कर सके या उसको जो है वो जिसे हम कह सकते हैं एक्साइटेड स्टेट में ला सकते हैं कि यानी कि वो जंप कर सकता है फ्रॉम द लोअर शेल टू द हायर शेल। यानी कि इन जो विजिबल लाइट है इसमें इतनी कैपेबिलिटी मौजूद होती है जो कि लाइट को एब्जॉर्ब करती है। और ऑलमोस्ट अगर हम यहाँ पर देखें कि लीफ के अंदर ओनली 1% जो है वो जो लाइट स्ट्राइक करती है लीव्स के सरफेस के ऊपर वो जो है एब्जॉर्ब होती है और उसके नतीजे में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के अंदर वो स्प्लिट होते हैं, जिसके नतीजे में बाद में हम जो फोटो सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे तो फोटो सिस्टम 1 और फोटो सिस्टम 2 के अंदर जब हम देखते हैं कि किसी भी एक जो केमिकल रिएक्शन की जो साइट होती है उसका जो एटम होता है वो स्प्लिट करता है, उसके बाद जो है वो मुख्तलिफ पिगमेंट्स उसको जो है वो रिसीव करते हैं उस इलेक्ट्रॉन को, जिसके नतीजे में बाद में एडीपी से एटीपी मॉलिक्यूल जो है वो प्रोड्यूस होते हैं। इसी तरह ये जो फॉर्मेशन ऑफ एटीपी है, एटीपी जो कि एडीपी से होती है, जैसे कि इससे कबल मैंने बयान कर दिया कि जो एटीपी मॉलिक्यूल्स होंगे वो फोटो सिस्टम के अंदर एटीपी मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होंगे विद द हेल्प ऑफ लाइट। इसी तरह एक प्रोसेस जिसे हम फोटोफॉस्फोराइजेशन कहते हैं वो एक ऐसा अमल है जो कि जिनके अंदर एडीपी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो एटीपी के अंदर कन्वर्ट होते हैं। इस प्रोसेस को एज अ होल हम फोटोफॉस्फोराइजेशन का प्रोसेस कहते हैं। इसी तरह
कि यानी कि जब एक लाइट जो है वो फॉल करती है ग्रीन लीव्स के ऊपर, तो H2O मॉलिक्यूल जो है वो ब्रोकन डाउन हो जाता है हाइड्रोजन आयन के अंदर, हाइड्रोक्सिल आयन या OH रेडिकल के सूरत में, और इसके साथ साथ कुछ इलेक्ट्रॉन्स भी इसके अंदर रिलीज हो जाते हैं। यहाँ पर जो OH रेडिकल्स हैं ये फिर कलेक्टेड किए जाते हैं और फिर रिजेंबल किए जाते हैं वाटर में एज एंड मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन में, जो कि बाद में जो है वो रिलीज हो जाते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर। लेकिन जो NADP जो मॉलिक्यूल जिसके अंदर अब जो वाटर मॉलिक्यूल H2O और H हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन में जो ब्रोकन डाउन हुए थे, इसके अंदर जो हाइड्रोजन आयन होगा वो फिर फोटो सिस्टम 1 के अंदर हम फिर देखेंगे कि वो हाइड्रोजन आयन जो है वो यूटिलाइज होता है, NAD के साथ वो रिएक्ट करता है और NADPH जो है वो एक मॉलिक्यूल जो है H2 मॉलिक्यूल फोटो सिस्टम 1 के अंदर क्रिएट करता है। इसी तरह अगर हम रोल ऑफ पिगमेंट्स की बात करें, जो कि रोल ऑफ पिगमेंट्स का भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है। ये पिगमेंट्स मौजूद होते हैं क्लोरोप्लास्ट के अंदर, जो कि एक थैलेकॉइड के अंदर फिर हम देखते हैं, जो कि एक क्लोरोप्लास्ट के, अगर हम यहाँ पर एक स्ट्रक्चर की बात करें तो उसके अंदर ग्रेनुअल्स होते हैं और थैलेकॉइड इस एज अ होल स्ट्रक्चर को हम थैलेकॉइड कहते हैं। इसके अंदर जो है वो फिर ग्रेनुअल्स मौजूद होते हैं जिनके अंदर जो है वो लाइट पिगमेंट्स मौजूद होते हैं। इसी तरह ये जो लाइट पिगमेंट्स होते हैं ये कैप्चर करते हैं लाइट को, चूंकि लाइट जो है वो जब किसी भी प्रिज्म के थ्रू पास की जाए तो वो स्प्लिट होती है वेरियस कलर्स के अंदर। अब यहाँ पर एब्जॉर्प्शन का जो अमल होगा वो भी वेरियस होगा, यानी कि कुछ ऐसे लाइट होंगे, कुछ ऐसे पिगमेंट्स होंगे जो कि एक मखसूस रेंज वाले जो लाइट होगी उसको एब्जॉर्ब करेंगे, और कुछ ऐसे होंगे जैसे कि हम इसके आगे एग्जांपल्स में पढ़ेंगे कि यानी कि मुख्तलिफ जो पिगमेंट्स होते हैं उनके अंदर जो है वो एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट भी डिफरेंट होती है, यानी कि वो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट होते हैं उसको एब्जॉर्ब करने की कैपेबिलिटी रखते हैं। फॉर एग्जांपल अब जो कैरोटीनॉइड्स होते हैं, कैरोटीनॉइड्स ऐसे पिगमेंट्स होते हैं जो कि ग्रुप ऑफ येलो, ऑरेंज, येलो एंड ब्राउन पिगमेंट्स है। ये एब्जॉर्ब करते हैं ब्लू, वायलेट, ग्रीन लाइट को, जो कि एक लाइट जब लीफ के ऊपर पड़ती है तो उस लीफ के अंदर जो मुख्तलिफ लाइट्स होती हैं, यानी जो डिफरेंट वेवलेंथ की जो लाइट्स होती हैं उनके अंदर ये ब्लू, वायलेट और ग्रीन के सम ऑफ ग्रीन जो है वो लाइट को जो है वो एब्जॉर्ब करती है। इसी तरह ये जो है एसोसिएटेड होते हैं क्लोरोफिल के साथ। अब जब ये क्लोरोफिल बी और कैरोटीनॉइड जो है वो एक साथ होते हैं तो इसे हम एसेसरी पिगमेंट्स कहते हैं। ये जो एसेसरी पिगमेंट्स होते हैं इनको इस बुनियाद पर एसेसरी पिगमेंट्स यानी कि एक दूसरे के साथ जुड़े हुए पिगमेंट्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो है ये जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो उसको ट्रांसफर करते हैं क्लोरोफिल ए के अंदर, यानी कि जो कैरोटीनॉइड्स हैं उसके साथ क्लोरोफिल बी के जो मॉलिक्यूल्स होंगे उसके अंदर जो लाइट एब्जॉर्ब होगी वो ट्रांसफर होती है क्लोरोफिल ए के अंदर। इस बुनियाद पर हम इसे एसेसरी पिगमेंट्स का नाम भी देते हैं। इसी तरह अगर हम यहाँ पर क्लोरोफिल को देखें जो कि एक अनदर ग्रुप ऑफ पिगमेंट्स होते हैं जो कि मेनली जो है वो ग्रीन होते हैं, ये ग्रीन होते हैं और इसके साथ साथ ये जो लाइट एब्जॉर्ब करते हैं वो ब्लू, ऑरेंज और रेड वेवलेंथ की जो है वो लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ कुछ येलो और कुछ ग्रीन लाइट को भी ये साथ एब्जॉर्ब करते हैं। लेकिन ज्यादातर जो ग्रीन लाइट है या जो येलो लाइट है उसको वो रिफ्लेक्ट कर दिया जाता है। इसी बुनियाद पर हम लीव्स को एज अ ग्रीन पार्ट देखते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्शन होती है, उस रिफ्लेक्शन जो है हमारी आइज के ऊपर पड़ती है तो हमें वो लीव्स या जो एज अ होल प्लांट जो है वो ग्रीन नजर आता है। इसी तरह जो रोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड की अगर हम बात करें कि कार्बन डाइऑक्साइड जैसे कि एयर में 0.03% टू 0.04% जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड एयर के अंदर मौजूद होता है। इसी तरह यानी कि कुछ लीव जो है वो डायरेक्टली थ्रू एयर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं। इसी तरह जो क्योंकि ये कार्बन डाइऑक्साइड एक मेन सोर्स होता है ऑफ कार्बन का, तो इस कार्बन के हुसूल के लिए ये कार्बन डाइऑक्साइड को थ्रू एयर भी जो है वो डायरेक्टली रिसीव करते हैं थ्रू स्टोमेटा, और जिसके साथ जो है वो वाटर एसोसिएट करता है यानी कि मदद करता है, जो कि मेसोफिल सेल के ऊपर एक
फिल्म ऑफ वाटर लेयर होती है, वो लेयर कार्बन डाइऑक्साइड की एब्जॉर्प्शन के अंदर जो है यहाँ पर मदद देती है। जैसा कि आप इस स्ट्रक्चर में देख सकते हैं कि यानी कि यहाँ पर मेसोफिल सेल का एक फिल्म ऑफ वाटर मौजूद है, जिसके साथ सनलाइट की मौजूदगी में कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब होता है थ्रू स्टोमेटा। लेकिन जो ऐसे जो एक्वेटिक प्लांट्स होते हैं वो फिर जो कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू वाटर जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं, यानी कि जो वाटर उसका सोर्स ऑफ मीडियम होता है जिससे वो एब्जॉर्ब करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड को। इसी तरह जो टेरेस्ट्रियल है वो तो थ्रू एयर डायरेक्टली जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड को रिसीव कर लेते हैं। अब जब कार्बन डाइऑक्साइड रिसीव हो जाता है तो फिर ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर के साथ रिएक्ट करता है, कार्बोनिक एसिड यहाँ पर प्रोड्यूस होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी जैसे आप इस रिएक्शन में देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड एक वाटर मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके कार्बोनिक एसिड के अंदर चेंज हुआ, लेकिन ये जो जब इसके ऊपर लाइट एनर्जी या जो सोलर एनर्जी वापस पड़ेगी तो ये रिएक्शन वापस रिवर्स हो जाएगा, यानी कि ये जो कार्बोनिक एसिड है ये वापस ब्रोकन डाउन या स्प्लिट हो जाएगा वापस कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मॉलिक्यूल के अंदर। इसी तरह अगर हम रोल ऑफ वाटर की बात करें तो रोल ऑफ वाटर भी फोटोसिंथेसिस के अंदर एक इंतहाई इंपॉर्टेंट रोल रखता है कि चूंकि ये एक रॉ मटेरियल है फोटोसिंथेसिस के अंदर, इसलिए भी इसकी अहमियत ज़्यादा है। और इसी तरह जो अर्लियर जो साइंटिस्ट इस बात को जो है एज्यूम करते थे कि जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है जो कि रिलीज हो जाता है इस फोटोसिंथेसिस के केमिकल प्रोसेस के दौरान, वो जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है वो अर्लियर ये थॉट किया जाता था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड थ्रू एयर एब्जॉर्ब होता है उस ऑक्सीजन को जो है कार्बन डाइऑक्साइड जब स्प्लिट करता है या जो ब्रोकन डाउन हो जाता है तो उसके अंदर जो ऑक्सीजन मौजूद होता है वो रिलीज हो जाता है। लेकिन 1903 में वैन नील ने ये ऑब्जर्व किया कि ये जो वाटर मॉलिक्यूल होता है यही स्प्लिट आउट होता है, यानी कि हाइड्रोजन आयन और OH रेडिकल में, जैसे कि हमने यहाँ पर जिक्र किया, ये जो ऑक्सीजन यहाँ पर रिलीज होता है थ्रू वाटर, यही वो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल होता है जो कि एटमॉस्फेयर में रिलीज हो जाता है एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ द फोटोसिंथेसिस। इस वजह से यहाँ पर जैसे कि आप इस केमिकल रिएक्शन को देख सकते हैं, पहले जो एज्यूम किया जाता था वो ये था कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो स्प्लिट करता है इस जो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल के अंदर जो कि रिलीज होता है, लेकिन बाद में ये ऑब्जर्व किया गया वैन नील की जानिब से कि ये जो ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूल होता है वो एब्जॉर्ब होता है या एक्सट्रैक्ट होता है विद हाइड्रोलाइसिस ऑफ द वाटर या जो ब्रेक डाउन ऑफ द वाटर मॉलिक्यूल। तो ये था आज का हमारा फोटोसिंथेसिस का टॉपिक। इसके बाद इसके जो डार्क रिएक्शन है, लाइट रिएक्शन है, और इसी के साथ जो फोटोसिंथेसिस फोटोसिस्टम 1 और फोटोसिस्टम 2 के अंदर जो रिएक्शंस कैरी आउट होते हैं हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग, इंशाल्लाह उस पर भी डिटेल से बात करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक्स और अल्लाह हाफिज़।